बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइलेटिक लीनिएज। हमने एक पीछे वाला टॉपिक जो है उसको अभी स्किप कर दिया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। फाइलेटिक लीनिएज के अंदर अगर देखें, वैसे फाइलेटिक की बात हम करते हैं कि जब वक्त के साथ साथ, वक्त गुज़रने के साथ साथ चीज़ों के अंदर इर्तका हो, यानी एवोल्यूशन हो। एवोल्यूशन के नतीजे में जब चीज़ें चेंज होती हैं, और लीनिएज हम नस्ब को कहते हैं, हसब नस्ब को। यानी हम ये देखते हैं आज से कई सौ साल पहले की बात करें तो तब जानदार मुख्तलिफ़ तरह के हुआ करते थे, और अब जो है जानदारों के अंदर चेंजेस आ गई हैं, मॉडिफिकेशंस आ गई हैं। इन चेंजेस और मॉडिफिकेशंस को हम क्या नाम देते हैं? फाइलेटिक लीनिएज का। फाइलेटिक लीनिएज में हम पता क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कौन से जानदार थे, उसके बाद कौन से है, फिर कौन से है, फिर कौन से है। ऐसे समझिए हम एक तरतीब बना लेते हैं। ये वो तरतीब होती है जिस तरह एक वालिद था, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, हम एक सीक्वेंस बनाते हैं जिसे शजरा नसब कहा जाता है। फाइलेटिक लीनिएज में हम ये देखते हैं कि पहले जो एक जानदार था उसमें कौन सी चेंजेस आई कि नया जानदार पैदा हो गया, फिर उनमें कौन सी चेंजेस आई कि एक और जानदार बन गया। अगर हम एक अनब्रोकन सीरीज़ बना दें, अनब्रोकन सीरीज़ वो होती है जिसमें कोई मेंबर स्किप ना हो। यानी अगर हम इसमें ना उल्टा प्रोसेस करते हैं, यानी बच्चों से वालिदैन की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं हूँ तो मेरे वाले साहब कौन है, उसके वाले साहब कौन है, उसके वाले साहब कौन है, ये एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ। फाइलेटिक लीनिएज में देखते हैं हम आज के जानदार कौन से हैं, ये जानदार किन जानदारों से निकले हैं, वो जानदार किन से निकले थे, वो जानदार किन से निकले थे। तो अगर इस तरह हमारे पास अनब्रोकन सीरीज़ हो जाए, यानी दरमियान में कोई मेंबर स्किप ना हो, तो फिर उसमें हम कहते हैं, आप फाइलेटिक लीनिएज की डेफिनेशन है, आप फाइलेटिक लीनिएज इज़ एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़। यानी ये स्पीशीज़ की अनब्रोकन सीरीज़ होती है, अरेंज्ड इन इंसेस्टर टू डिसेंडेंट, यानी अबाव इजदाद से बच्चों की तरतीब। यानी इन्होंने वही लिखी हुई है, यानी पहले कौन से जानदार थे, फिर कौन से थे, फिर कौन से थे, फिर कौन से थे। अगर वही तरतीब हमारे पास हो, और फिर विद ईच लेटर स्पीशीज़ हैविंग इवॉल्व्ड, देखिए समझने की बात है, विद ईच लेटर स्पीशीज़, हर बाद में आने वाली स्पीशीज़। यानी देखें 1 2 3 4, ये मैंने एक ऐसे समझे तरतीब लिखी है। ये 3 आया है 2 के बाद, इसका मतलब है जो 3 2 के बाद आया है तो ये 3 किससे निकला होगा? 2 से। विद ईच लेटर स्पीशीज, हर बाद वाली स्पीशीज इवॉल्व्ड फ्रॉम 1, उससे निकली है, डेट इमीडिएटली प्रीसीडेड इट, जो बिल्कुल इससे पहले मौजूद होती है। अब ये सीक्वेंस है, अगर ये 4 है तो इससे पहले बिल्कुल कौन मौजूद है? 3। इसका मतलब है 4 किससे निकला है? 3 से। 3 के आगे कौन है? 2। इसका मतलब 3 किन से निकला है? 2 से। तो ये हमारे पास फाइलेटिक लीनिएज है। अब देखिए इस कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर 25 लाख हमारे पास स्पीशीज मौजूद हैं, 25 लाख। इनमें से आधे से भी ज़्यादा, यानी 53.1% हमारे पास क्या है? इंसेक्ट्स हैं। हमारे पास क्या मौजूद है? हशरात हैं, 53.1%। आप हर जगह देखेंगे आपको हशरात नज़र आएंगे, चाहे जैसा इन्वायरमेंट हो, जैसा माहौल हो, हशरात नज़र आएंगे। इसके अलावा हमारे पास राउंड अबाउट 9.4 राउंड अबाउट इसमें फंजाई हैं, एल्जी हैं। 19.1% हमारे पास बाकी एनिमल्स हैं। हम कहते हैं एनिमल्स अदर दैन इंसेक्ट्स, अदर दैन इंसेक्ट्स, यानी हशरात के अलावा जो बाकी हैं टोटल वो 19.1 हैं। बल्कि यहाँ पर 53.9 होगा, या यहाँ पर 19.9 होगा। 19.9 है यहाँ पर, ये 19.9 है, क्योंकि इन दोनों का मजमुआ जाके बनता है हमारे पास, इसको अगर कर ले 20 तो ये 73% राउंड अबाउट जाके बनता है, दोनों का मजमुआ एनिमल्स का। अच्छा, इसके साथ ही 17.4% हमारे पास तकरीबन वस्कुलर प्लांट्स हैं। ये देखिए इस तरह हमारे पास एक यूनिवर्स के अंदर अदाद व शुमार हम इकट्ठे कर सकते हैं फाइलेटिक लीनिएज की मदद से, और हम ज़िंदगी के आगाज़ तक जा सकते हैं अगर हमारे पास अब से लेकर तब तक की अनब्रोकन सीरीज़ हासिल हो जाए, फाइलेटिक लीनिएज हासिल हो जाए। ये एक छोटा सा टॉपिक था। साथ में हमारे पास एक टॉपिक है, वो है साइंटिफिक बायोलॉजिकल साइंस, साइंटिफिक मेथड जी, बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड हमारे पास टॉपिक है। अब बायोलॉजिकल मेथड के अंदर
अब ये जो बायोलॉजिकल मेथड है ना, देखें हमने 9th के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट कहाँ से होता है? ये एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है, एक सिस्टम के तहत चलता है, एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ चलता है। ये जो हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड है, देखें बायोलॉजिकल मेथड के लिए ना गौर व फिक्र ज़रूरी है, मुशाहदात ज़रूरी हैं, ऑब्जर्वेशन ज़रूरी हैं। ये ऑब्जर्वेशन हम कैसे करते हैं? हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? एक देखने की हिस्सा है हमारे पास, सूंघने की हिस्सा है, चखने की हिस्सा है, सुनने की हिस्सा है और छूने की हिस्सा है। ये 5 हिस्से हैं, इनकी मदद से हम मुशाहदात करते हैं। अब जो हमारे मुशाहदात होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरे वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव जो होते हैं वो मिकदारी होते हैं, उसमें मिकदार की बात करते हैं। जब मिकदार की बात की जाए तो इसका मतलब है अदाद शुमार की बात की जाती है, जबकि क्वालिटेटिव में क्वालिटी की बात की जाती है, मयार की बात की जाती है। अब देखें, मयार चेंज हो सकता है, अदाद चेंज नहीं हो सकते। मेरे मुताबिक एक चीज़ अच्छी है, किसी और के मुताबिक उसका मयार अच्छा नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर मैं कपड़े अगर पहनता हूँ, कोई 1500 रुपये वाला सूट पहनता हूँ और कोई शख्स पहनता हो 5000 वाला सूट, तो वो उसके मुताबिक मेरे वाला सूट अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो 500 रुपये वाला सूट पहनता होगा उसके मुताबिक मेरे वाला कपड़ा अच्छा होगा। यानी मयार जो है वो फिर लोगों की राय के मुताबिक चेंज हो जाता है, लेकिन अदाद शुमार चेंज नहीं होते, क्वांटिटी चेंज नहीं होती। अब इसलिए हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट दैन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसके साथ ही हमारे पास ना जब हम मुशाहदात करते हैं ना, तो मुशाहदात की रोशनी में हम अपनी तरफ से कोई जवाब देते हैं, हम अपना एक बयान जारी करते हैं, हम अपना एक मफरूज़ा बनाते हैं, हम अपना एक हाइपोथेसिस जारी करते हैं। ये हाइपोथेसिस मुशाहदात की रोशनी में, जो मुशाहदात हमने अपनी 5 हिस्सों की मदद से किए हैं, उसकी रोशनी में हम एक बयान जारी करते हैं जिसे हाइपोथेसिस का नाम दिया जाता है। इसके अलावा छोटा सा हमारे पास हम देखते हैं 2 तरह की हमारे पास होती है। एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग। हम 2 तरह के तरीके यूज़ करते हैं, एक डिडक्टिव रीजनिंग है, एक हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग है। पहले बात करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की। हम सिंपली कहते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब आप कहेंगे ये क्या है जनरल टू स्पेसिफिक और कहाँ मूव करता है, तो मैं बताता हूँ। देखें, इसका मतलब है डिडक्टिव रीजनिंग में हम ऐसे असूल बनाते हैं जो वैसे तो पहले से बने हुए होते हैं, आम होते हैं, लेकिन हम उस असूल को किसी ख़ास शख्स के ऊपर लागू करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि भाई इस कमरे में जो भी क्लासरूम में लेट आएगा उसे मैं खड़ा कर दूंगा। अब क्या होगा, ये मेरा जनरल असूल है। अब जो एक शख्स है, मिसाल के तौर पर कोई भी शख्स है, उमर नाम का लड़का, वो लेट आता है, मैं उसे क्या कहूँगा? मैं कहूँगा भाई खड़े हो जाओ। इसका मतलब ये है जनरल असूल था, मैंने लागू कर दिया स्पेसिफिक शख्स के पास। इसी तरह हम कहते हैं जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी परिंदे हैं, उन तमाम के पास पर होते हैं, दे हैव विंग्स, उनके पास विंग्स मौजूद हैं। अब मुझसे कोई पूछ ले कि तोता, उसके पास भी विंग्स होंगे, तो मैं तो कहूँगा भाई तमाम बर्ड्स के पास विंग्स हैं, तो तोते के पास भी विंग्स होंगे, कबूतर के पास भी विंग्स होंगे। तो ये बात है जनरल टू स्पेसिफिक। एक जनरल असूल है, उसको स्पेसिफिक पर लागू करना। दूसरी होती है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव, अब इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर पता क्या होता है, ये उलट है इसका। ये जनरल टू स्पेसिफिक है, ये है स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल। अब देखिए स्पेसिफिक टू जनरल के अंदर मैं आपको एक पहले उसी की उलट मिसाल देता हूं। मैंने कोई असूल नहीं रखा हुआ क्लास के लिए, किसी को कुछ नहीं बताया। एक शख्स लेट आया, मैंने उसे खड़ा कर दिया, भाई उमर तुम खड़े हो जाओ। एक और शख्स लेट आया, मैंने कहा अबूबकर तुम भी खड़े हो जाओ। एक और शख्स लेट आया, मैंने उसे भी खड़ा कर दिया। अब जो बाकी लोग बैठे होंगे उन्हें यह समझ आ जाएगी कि इसका मतलब ये है कि जो भी लेट आएगा सर उसको खड़ा कर देंगे, सर उसको क्या कर देंगे? खड़ा कर देंगे। तो ये ऐसा था, मैंने एक शख्स के ऊपर पहले लागू किया, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, यहाँ से एक जनरल कानून बन गया कि भाई जो भी इस क्लास में लेट आएगा उसे खड़ा कर दिया जाएगा। इसी तरह एक मिसाल मैं डिडक्टिव रीजनिंग की आपको दूं कि देखें, एक असूल है कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी जो भी करेगा जुर्माना देगा। अब चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई और है, चाहे कोई भी है, तो आम असूल को फिर लोगों पर लागू किया जाता है। इसी तरह इंडक्टिव रीजनिंग की मैं मिसाल देता हूँ। हम ये कहते हैं कि भाई कबूतर एक परिंदा है, उसके पास उसके पर भी होते हैं। हम कहते हैं भाई तोता एक परिंदा है और उसके भी पर हैं।
हम कहते हैं चिड़िया एक परिंदा है उसके भी पर हैं, कौवा एक परिंदा है उसके भी पर हैं, तो हम कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी परिंदे होते हैं उनके पास विंग्स मौजूद होते हैं। ये हमारी इंडक्टिव रीजनिंग है। अब ये जो बायोलॉजिकल मेथड का हमने हाफ हिस्सा पढ़ा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हाफ जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।